ख्वाहिश वैभव के इतना करीब होने की वजह से सिहर रही थी। ऊपर से वैभव ख्वाहिश को खुद के बहुत करीब कर रहा था। ख्वाहिश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक से वैभव अपनी इंटेंस आवाज में कहता है, शादी करनी है मुझे, और वह भी आपसे। यह सुनकर ख्वाहिश हैरान रह जाती है। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इतने वक्त तक उसे लगा था कि वैभव सिर्फ और सिर्फ उसे सजा दे रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ख्वाहिश ने ही उसे धोखे से बुलाया था। लेकिन अब वैभव के मुंह से शादी का प्रपोजल सुनकर जैसे ख्वाहिश के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ वक्त तक वह दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं। अचानक से ख्वाहिश वैभव को धक्का देते हुए कहती है, आपने हमें समझ क्या रखा है? हम मानते हैं हमने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि हमें माँ की फिक्र थी। आपकी वजह से माँ हमेशा दुखी रहती थी। हमने उनको रातों में रोते तड़पते हुए देखा है आपके लिए। माँ के लिए आपसे ज़रूरी कोई नहीं है, और हमारे लिए माँ के अलावा उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जब हम बिना सोचे समझे खाना चख सकते हैं, उनके लिए हर चीज़ खुद बना सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए वे कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन आपने तो हमें गलत ही समझ लिया। हम जानते हैं आप हमें पसंद नहीं करते, और हम चाहते भी नहीं कोई हमें पसंद करे। हम उसके लायक हैं भी नहीं। जिसके बाप ने उसे नहीं अपनाया, और कोई उसे क्या अपनाएगा? ख्वाहिश को अभी तक लग रहा था कि वैभव या तो उसको परेशान कर रहा है या उसके मज़े लेने के लिए कोई प्रैंक कर रहा है। ख्वाहिश जिसने बचपन से एक असाधारण जिंदगी जी थी, जिसको कभी बाप का प्यार तक नसीब नहीं हुआ, जिसने हमेशा लोगों के ताने खाए, उसको भला अपनी किस्मत पर यकीन कैसे होता? ख्वाहिश को लगा कि ठकराल खानदान का इकलौता वारिस आखिर उस जैसी साधारण लड़की से कैसे शादी कर सकता है। राजकुमार वैभव अपने लिए किसी राजकुमारी को ही पसंद करेंगे, लेकिन ख्वाहिश को कहाँ खबर थी कि वैभव के लिए तो उसकी राजकुमारी ख्वाहिश ही थी। दिलो जान से चाहने जो लगा था वो उसको, बस अपनी मोहब्बत का ख्वाहिश को यकीन दिलाना बाकी था। ख्वाहिश बिना सोचे समझे वैभव पर अपने मन की भड़ास निकाल कर रोने लग जाती है, और वहां से जाने को होती है तो वैभव ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से सटाते हुए उसकी आंखों में देखने लग जाता है। ख्वाहिश जो अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, वह तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तो वैभव दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहता है, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि प्यार करता हूं मैं आपसे। बल्कि मैं क्या, इस घर का हर सदस्य आपसे प्यार करता है। आप यकीन करो या ना करो, लेकिन मैंने आपको अपनी जीवन संगनी के रूप में चुन लिया है। बल्कि दादा दादी और माँ की भी यही इच्छा है कि आप ही इस घर की बहू बनो। सब चाहते हैं कि मेरा राज तिलक होने से पहले हम आपसे शादी कर लें। सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है। इतना बोलकर वैभव ख्वाहिश के कानों में हल्के से सरगोशी करते हुए कहता है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा खुश रखेंगे। जिसके बाद वह उसे छोड़ देता है। ख्वाहिश जो वैभव की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि यह सपना है या सच। वह कुछ वक्त वैसे ही खड़ी रहती है, फिर अपनी नज़र उठाकर वैभव को एक नज़र देखती है और वहां से तुरंत गेट खोलकर भाग जाती है। वैभव उसको भागते हुए देखकर खुद अंदर जाकर कपड़े पहनता है। वैभव को एक मीटिंग के लिए 3 दिन के लिए यहाँ से बाहर जाना था। इधर ख्वाहिश वैभव के कमरे से सीधा अपने कमरे में आती है और दरवाज़ा बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। ना तो उसकी आंखों में आंसू थे, ना कोई जज्बात। वो बस सामने देखे जा रही थी। कुछ देर शांत रहकर वैभव की बातों पर और यूं कहें कि अपनी किस्मत पर यकीन करना चाह रही थी। खुद को यकीन दिलाना चाह रही थी कि यह सब सच है। तभी वह उठती है और खुद को आईने में निहारती है। उसे अभी भी खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे आज वैभव की हर वो शरारत याद आ रही थी जो उसको लगता था कि वैभव उससे बदला ले रहा है। वैभव की हरकतें याद करके उसके चेहरे पर हया का नूर फैल जाता है और नजरें शर्म से खुद ब खुद झुक जाती हैं। होठों पर मुस्कुराहट थिरकने लगती है। तभी प्रीति ख्वाहिश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, मैडम आज जाना भी है, आपका एग्ज़ाम है। प्रीति की आवाज़ सुनकर जैसे ख्वाहिश होश में आती है और उसे कुछ ही देर में आने का बोलकर खुद जल्दी जल्दी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है।
और नीचे आ जाती है। तभी अचानक से सुधा जी की नज़र ख्वाहिश पर पड़ती है। आज उन्हें ख्वाहिश के चेहरे का नूर कुछ अलग ही लग रहा था। तभी वह आगे जाकर ख्वाहिश को प्यार से निहारते हुए पूछती है, क्या हुआ चीकू बेटा, आज बड़ी खुश लग रही हो। आज तो आप बड़ी प्यारी भी लग रही हो, जैसे दुनिया जहान का सारा नूर आपके इस मासूम चेहरे पर उतर आया हो। कॉलेज जाने से पहले काला टीका ज़रूर लगा लीजिएगा। दादी की बात पर ख्वाहिश जोर से हंस देती है। बोलती है, दादी आप बिना अब भला हमें किसकी नज़र लगेगी। तभी रिद्धि जी ख्वाहिश को अपने पास बुलाते हुए कहती है, कॉलेज जाना ज़रूरी है। इस पर ख्वाहिश ज़बरदस्ती थोड़े मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, आज जल्दी आ जाएंगे, सिर्फ 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, वह देना ज़रूरी है क्योंकि उसके बेस पर ही हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस पर रिद्धि जी उसके सर पर किस करते हुए कहती हैं, आप तो इतनी अच्छी और होशियार हैं कि आप आराम से इस पेपर को निकाल लेंगी। तभी दादाजी आते हुए कहते हैं, बिल्कुल रिद्धि। ख्वाहिश सबको देखती है और मुस्कुरा देती है। उसके बाद प्रीति और श्रुति के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन आज ख्वाहिश का दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सारी एनर्जी तो आज उसके दिल के पास थी, जो आज जोरों से धड़क रहा था। उसके कानों में बार बार वैभव की कही गई बातें ही गूंज रही थी, जिस वजह से वह अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मान रही थी। आज तो वह जैसे हवाओं में उड़ रही थी। तभी उसका मन गाना सुनने का हुआ। वह फ़ोन निकालती है और एयरफोन लगाकर गाना सुनने लग जाती है। लेकिन उससे भी कोई असर नहीं होता। जो भी गाना वह चेंज करती, हर गाना उसकी सिचुएशन पर इतना सेट बैठ रहा था कि अब उसे गानों में भी वैभव की ही याद आ रही थी। परेशान होकर ख्वाहिश अपने ईयरफोन को निकालकर फिर से बैग में रख लेती है। आज ख्वाहिश को इतना बेचैन सा देखकर श्रुति और प्रीति दोनों उसकी तरफ देखते हुए इस वक्त यही सोच रही थी कि अचानक से ख्वाहिश को हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत कम ख्वाहिश को ऐसे देखा है। वह हमेशा उन दोनों से बकबक करती रहती थी, पर आज तो वह बिल्कुल चुपचाप और बेचैन सी थी। तभी श्रुति ख्वाहिश के हाथ पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, तो ख्वाहिश झूठ बोल देती है कि आज लास्ट एग्ज़ाम है ना, बस इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ख्वाहिश के झूठ को प्रीति और श्रुति सच मानकर वैसे ही अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर में कॉलेज आ जाता है और ख्वाहिश उन दोनों से गले मिलकर तुरंत क्लासरूम की तरफ भाग जाती है। एग्ज़ाम देने जैसे ही वह बैठी, वैसे ही उसके दिमाग से वह ख्याल निकल गया जो उसे अभी कुछ देर पहले ही बेचैन कर रहा था। कहीं ना कहीं ख्वाहिश के अंदर यह टैलेंट था कि जो काम वह शिद्दत से करना चाहती थी, फिर उसके और उस काम के बीच में कोई नहीं आ सकता था। ऐसे ही 3.5 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद ख्वाहिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ थकान भी साफ नज़र आ रही थी। बड़ी सी मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि उसका एग्ज़ाम शायद बहुत अच्छा गया, और थकान तो होनी ही थी क्योंकि 3.5 घंटे बैठकर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आसान भी नहीं होता। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ख्वाहिश को रिद्धि जी के लिए खाना भी बनाना था। जैसे ही ख्वाहिश घर आती है, वह तुरंत रिद्धि जी के कमरे में जाती है, जहाँ उसे वैभव नज़र आ जाता है। वैभव को देखते ही ख्वाहिश जैसे ही अपने कदम पीछे लेने को होती है, तभी रिद्धि जी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, आइए चीकू। इस पर ख्वाहिश खुद को सामान्य करते हुए कमरे के अंदर आते हुए कहती है, हम बस अभी अभी आए हैं, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर आपके लिए खाना बनाएंगे। इस पर रिद्धि जी ख्वाहिश को समझाते हुए कहती हैं कि इस वक्त उन्हें बिल्कुल भूख नहीं है। इस पर ख्वाहिश अपनी आंखें बड़ी करते हुए उनसे पूछती है, क्या आपने हमारी गैर मौजूदगी में खाना खाया? इस पर रिद्धि जी उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, अरे नहीं, आप नाश्ता ही इतना अच्छा करवा कर गई थी कि हमें भूख ही नहीं लगी। अब ख्वाहिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रिद्धि जी कहती हैं, बेटा वैभव को बाहर जाना है, आप ज़रा इनकी पैकिंग में मदद करवा दीजिए। यह अपनी चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देते, और आप हमारा काम करती हैं इसलिए आप इनका काम भी कर सकती हैं। शिव भी आ नहीं सकता क्योंकि वह ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड कर रहा है और वैभव को जाने में देरी हो रही होगी। जैसे ही ख्वाहिश यह सुनती है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि उसके कॉलेज से वापस आने से पहले ही वैभव चला जाएगा। क्योंकि अब ख्वाहिश शर्म के मारे वैभव के सामने आने से भी कतरा रही थी। ख्वाहिश मना करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी
कि वैभव कैसा है और फिर रिद्धि जी को ही तकलीफ होती। शायद इसी वजह से ख्वाहिश उनसे कहती है, आप रुकिए माँ, हम उनकी पैकिंग में मदद कर देते हैं, फिर आपके लिए खाना बनाएंगे। जैसे ही वैभव ख्वाहिश के मुंह से यह सुनता है, वैसे ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उठते हुए अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, अच्छा माँ, हम पैकिंग करके फिर से आपके पास आते हैं। इस पर रिद्धि जी वैभव के सर पर हाथ फेरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और वैभव उनके कमरे से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे ख्वाहिश भी बाहर निकल रही थी। जैसे ही ख्वाहिश रिद्धि जी के कमरे से थोड़ा सा आगे जाती है, वैसे ही वैभव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वैभव के गोद में उठाने से ख्वाहिश हैरान रह जाती है और उसके कंधे पर हल्का दबाव देते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, नीचे उतारिए, अगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब की बातें बन जाएंगी। इस पर वैभव उसे और कस के पकड़ते हुए कहता है, जब शादी करनी है तो क्यों ना कोई बड़ी बात बनाकर शादी की जाए। इस पर ख्वाहिश अपना सर नीचे करते हुए कहती है, हमें कोई शादी नहीं करनी और ना ही हमें कोई बात बनानी है। इस पर वैभव की पकड़ उस पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन वह उसे छोड़ता नहीं है और वैसे ही अपनी गोद में उठाते हुए अपने फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर घुसते ही वैभव ख्वाहिश को नीचे उतारता है और उसे लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए अपनी लाल आंखें ख्वाहिश की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, तो किससे करनी है आपको शादी। इस पर ख्वाहिश अपनी नज़रें नीचे करते हुए हल्का सा खुद से दूर करती है और अपनी नज़रों को फिर से उठाते हुए कहती है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि हम शादी करेंगे भी या नहीं, और अगर करेंगे तो किससे करेंगे। जब से वैभव न्यूयॉर्क से लौटा था, ख्वाहिश को सताने में उसने जरा भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, इसलिए अब ख्वाहिश की बारी थी वैभव को सताने की। इसलिए ख्वाहिश भी अब उसको परेशान करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जैसे ही वैभव ख्वाहिश के मुंह से एक बार और ये बात सुनता है, तो गुस्से में अपना हाथ जैसे ही लिफ्ट की दीवार पर मारने वाला होता है, उससे पहले ही ख्वाहिश अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे वैभव का हाथ अपने आप ही हवा में रुक जाता है और वैभव बिना कुछ सोचे समझे ख्वाहिश को खुद के एकदम करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसे गले लगा लेता है। उसकी इस हरकत से ख्वाहिश हैरान रह जाती है, लेकिन वह वैभव को धक्का देते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन वैभव तो वैभव था, उसे कौन ख्वाहिश से दूर कर सकता था। उसके बाद वह उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही वैभव के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं ख्वाहिश उसे घूरकर देख रही थी। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, ख्वाहिश तुरंत वैभव के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और वैभव मुस्कुराता हुआ ख्वाहिश के पीछे चल रहा था। तभी अचानक से सारे फ्लोर की लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही ख्वाहिश घबराकर पीछे मुड़ती है और जब उसे वैभव नजर नहीं आता तो वह उसे पुकारते हुए कहती है, राजा साहब आप कहाँ हैं। लेकिन वैभव कोई जवाब नहीं देता तो ख्वाहिश अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हमें अंधेरे से डर लगता है और हमारा दम घुटने लगता है। तभी वैभव पीछे से आकर उसको गले लगा लेता है। वैभव की छुअन महसूस करते ही उसकी जान में जान आई और वह अपने दोनों हाथों से वैभव को पकड़ लेती है। जैसे ही वैभव को ख्वाहिश की इतनी मजबूत पकड़ महसूस होती है, तो वह उसको अपनी तरफ घुमाता है और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके आंसू साफ करता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अरे सिर्फ लाइट ही तो गई है और अभी कुछ ही देर में जनरेटर शुरू हो जाएगा। इतना बोलकर वैभव उसका सर सहलाने लग जाता है। वैभव के ऐसा कहने पर ख्वाहिश कुछ ही देर में शांत हो जाती है, तो वैभव उसे फिर से अपनी गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। जैसे ही वैभव ख्वाहिश को अपने बेड पर सुलाता है, वैसे ही लाइट आ जाती है। इस वक्त वैभव ख्वाहिश के बेहद करीब था, जिससे ख्वाहिश को वैभव की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और इस एहसास के साथ ही ख्वाहिश की आंखें बंद हो जाती हैं। ख्वाहिश की बंद आंखें देखकर वैभव उसकी तरफ झुकने लग जाता है। ख्वाहिश की आंखें अभी भी बंद थी। तभी वैभव उसके माथे को हल्का सा स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करने से ख्वाहिश आंखें खोल देती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। लेकिन वैभव उसका शर्म से लाल चेहरा देख चुका था और इस वक्त उसके चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कुराहट थी। ख्वाहिश बेड की दूसरी तरफ से उतरने की कोशिश करती है। उससे पहले ही वैभव उसे खुद के एकदम करीब कर लेता है और ख्वाहिश के कानों में धीरे से कहता है,
लव यू, तो ख्वाहिश हैरानी से अपनी नज़रें उठाकर वैभव को देखने लग जाती है। लेकिन वैभव की आंखों में ही कुछ ऐसा था कि ख्वाहिश की नज़रें अपने आप ही झुक जाती हैं और इसके आगे उसकी कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं होती। और वैभव एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है और पूछता है, तो अब आप मुझसे शादी करोगी? इस सवाल पर ख्वाहिश की हालत ये थी कि वह शर्म की वजह से उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। ख्वाहिश उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करती है तो वैभव फिर उसे खींच लेता है और उसके बाल उसके चेहरे से साइड करते हुए उसका शर्म से लाल चेहरा देखता है, जो इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लग रहा था। ख्वाहिश अपनी नज़रों को नीचे किए हुए कहती है, हमें आपका बेक करना है, उसके बाद नीचे भी जाना है। वैभव उसे अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, अब आपको वही करना है जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगा। इस पर ख्वाहिश अपनी आंखों को बंद किए हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। काफ़ी अरसे बाद ख्वाहिश को किसी की बाहों में सुकून मिल रहा था, जैसे उसकी खोई हुई जिंदगी इन्हीं बाहों के घेरे में है। कुछ देर यूं ही ख्वाहिश को अपने सीने से लगाए हुए वैभव उससे कहता है, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस बीच माँ को अकेला नहीं छोड़ना है। इस पर ख्वाहिश बस हाँ में कहती है। उसकी तो कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वैभव का स्पर्श उसके पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन पैदा कर रहा था, जिस वजह से ना तो ख्वाहिश कुछ बोल पा रही थी और ना ही अपनी आंखें शर्म की वजह से खोल रही थी। जैसे ही वैभव को यह महसूस होता है कि ख्वाहिश कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वह अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाता है और उसके चेहरे पर आ रही शर्म का नूर देखकर पहले तो वैभव कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसने अपना हाथ ख्वाहिश की कमर पर रखा हुआ है, जिस वजह से ख्वाहिश की यह हालत हो रही है। यह सोचकर ही वैभव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और अचानक से वह ख्वाहिश को और करीब कर लेता है। ख्वाहिश, जो अपने जज्बातों और अपने अंदर आ रही एक अजीब सी फीलिंग से वैसे ही डील नहीं कर पा रही थी, ऊपर से अचानक से हुई इस हरकत की वजह से वह हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से वैभव को देखने लग जाती है। वैभव उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, क्या इससे पहले आपके इतने करीब कोई नहीं आया? इस पर ख्वाहिश की पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। वैभव इसका जवाब पहले से ही जानता था, लेकिन वह बस ख्वाहिश को परेशान करना चाह रहा था और इधर ख्वाहिश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह वैभव को कोई जवाब भी दे पाए। वैभव एक बार फिर कहता है, शादी करोगी ना मुझसे? जैसे ही वैभव यह कहता है, ख्वाहिश इस मदहोशी और खुद की सांसों को संभालते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और उसके बाद वैभव को हल्का सा खुद से दूर करती है और उठते हुए बाहर की तरफ भागने वाली होती है। उससे पहले ही वैभव उसका दुपट्टा पकड़ लेता है और खुद के करीब करते हुए कहता है, पहले पैकिंग करो मिसेस वैभव, उसके बाद चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। जैसे ही ख्वाहिश वैभव के मुंह से यह सुनती है तो अपनी शर्म से नज़रें झुकाकर उसकी अलमारी की तरफ बढ़ जाती है और उसे खोलने ही वाली होती है। उससे पहले ही ख्वाहिश को याद आता है कि रिद्धि जी ने उसे एक बार बताया था कि वैभव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज़ों को हाथ भी लगाए, इसलिए वह वैसे ही खड़ी रहती है। वैभव समझ जाता है कि यह सब ख्वाहिश को माँ ने ही बताया होगा, इसलिए वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और उसका हाथ अलमारी के गेट पर रखते हुए कहता है, अब ज़िंदगी में जगह दे रहा हूँ आपको तो कमरे पर भी है, मैं जो जो करता हूँ उन सब पर आपका हक है। यह बोलकर वैभव अपनी अलमारी खोल देता है। ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं की 2 बूंदें वैभव के हाथ पर गिर जाती हैं। जैसे ही वैभव को यह महसूस होता है, वह ख्वाहिश का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके आंसू साफ करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, जैसे वह समझ रहा था कि ख्वाहिश इस वक्त किन जज्बातों से घिरी थी। आज तक किसी ने ख्वाहिश को इतना प्यार और इज्जत नहीं दी थी जितना आज वैभव दे रहा था। उसे हमेशा लोगों ने नाजायज़ होने का ताना मारा, लेकिन वैभव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह उसे किसी राजकुमारी की तरह इस वक्त प्यार कर रहा था। उसे वैभव की बाहों में जैसे दुनिया भर की सुरक्षा के साथ साथ
सारा सुकून नजर आ रहा था। आज वैभव ने ख्वाहिश को अपनी बाहों में लेकर उसे अलग ही जज्बातों से भर दिया था। ख्वाहिश के मन में इस वक्त ढेर सारे जज्बात एक साथ आ रहे थे, लेकिन वह इस वक्त इन सब में उलझना नहीं चाहती थी। इसलिए वह वैभव को हल्का सा धक्का देती है और उसकी अलमारी खोलते हुए पैकिंग करने लग जाती है। बीते कुछ दिनों में वैभव के साथ रहकर ख्वाहिश को उसके बारे में काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला था, जिस वजह से ख्वाहिश को ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई वैभव की पैकिंग करने में। ख्वाहिश वैभव की पैकिंग करके जैसे ही कमरे से बाहर जाने को होती है कि उससे पहले ही वैभव उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से कमरे में खींच लेता है और दीवार से लगाते हुए कुछ कहने वाला होता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है। यह कॉल शिव का था, जो उसे नीचे बुला रहा था। वैभव पहले तो इस कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन जब उसके हाथ की पहनी घड़ी फिर से उसे कॉल आने का नोटिफिकेशन देती है तो वह तुरंत कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से शिव कहता है, वैभव हमें निकलना चाहिए। वह लोग वहाँ से मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है, वैभव की नज़र अपने सीने से लगी ख्वाहिश के मासूम से चेहरे पर जाती है और वह उसे लेकर नीचे आ जाता है। इधर रिद्धि जी को कब से ख्वाहिश का इंतज़ार था। वह ख्वाहिश को आता देखकर उससे कहती हैं, हमें पहले ही लगा था कि यह हमारा नालायक बेटा आपको परेशान करेगा पैकिंग करने में। इनकी तो आदत ही यही है, ना तो ये खुद काम करना चाहते हैं और जब दूसरा उनके लिए काम करेगा तो उसमें हज़ार कमियां निकालेंगे यह शहजादे। जैसे ही ख्वाहिश यह सुनती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वही जानती थी कि उसे इतना वक्त क्यों लग गया। ख्वाहिश के चेहरे पर आ रहे जज्बातों को समझकर वैभव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह पूरे घर वालों को 3 दिन में वापस आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैभव 3 दिन के लिए चला तो गया था, लेकिन जाते जाते ख्वाहिश की उन नीली आंखों में हल्की सी उदासी भी छोड़ कर गया था। ख्वाहिश बस एकटक दरवाजे को ही देखे जा रही थी। तभी सुधा जी आती हैं और ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, 3 दिन की तो बात है बेटा, आ जाएगा। इतना बोलकर सुधा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते ख्वाहिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ साथ शर्म की लाली भी छोड़कर जाती हैं। तभी रिद्धि जी उसे आवाज़ लगाती हैं और वह मुस्कुराते हुए रिद्धि जी की तरफ चली जाती है। जैसे ही वैभव ठकराल भवन से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके लिए 10 गाड़ियों की कतार खड़ी थी। उसमें से एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वह गाड़ी ठकराल भवन की बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और वैभव उतरकर एक गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके आगे पीछे सिर्फ एक एक गाड़ी चल रही थी और वह 3 गाड़ियों की कतार देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। देहरादून एयरपोर्ट शाम के करीब 4:30 बजे। देहरादून एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट ऑलरेडी था। वैभव तुरंत अपनी गाड़ियों से उतरता है और जेट में जाकर बैठ जाता है। तभी शिव कहता है कि वैभव, जो तू करने जा रहा है वह इतना आसान नहीं है, सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। शिव की बात पर वैभव कहता है, लेकिन जो भी हो शिव, करना तो पड़ेगा ही। सिर्फ दुश्मनी और खतरे के चलते अब मैं उनसे दूर नहीं रहूँगा। शिव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत पसंद करता है ना तू उसे, वो भी तब से जब से तूने उसे देखा भी नहीं था। मुझे आज भी याद है जब तूने उसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। उस दिन मैंने पहली बार तेरे चेहरे पर सुकून देखा था। इस पर वैभव 2 साल पहले की यादों में चला जाता है। वैभव को महल गए हुए पूरे 5 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसकी बात सिर्फ रिद्धि जी से फ़ोन पर ही हुई थी। एक दिन जब उसने फ़ोन किया तो फ़ोन किसी अजनबी लड़की ने उठाया और दूसरी तरफ से उस लड़की की प्यारी सी आवाज़ आती है, जी प्रणाम। वह माँ अभी आ रही हैं, आरती कर रही हैं, थोड़ी देर में हम उनकी बात आपसे करवाते हैं। इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह आवाज़ ख्वाहिश की थी। ख्वाहिश को प्रीति और श्रुति अपने साथ घर लेकर गए थे, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए उसने वहाँ रहने से मना कर दिया था। लेकिन जब रिद्धि जी के यह कहने पर कि यही उनकी केयर टेकर बनेगी तो इस जॉब के लिए ख्वाहिश खुशी खुशी मान गई और एक ही हफ्ते में उनका रिश्ता ऐसा हो गया कि रिद्धि जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया था।
ख्वाहिश और रिद्धि जी का रिश्ता एक हफ्ते में इतना गहरा हो गया था कि अब तो सुधा जी को भी ख्वाहिश पर यकीन होने लगा था। धीरे धीरे रमेश जी और सुधा जी ने जब ख्वाहिश और रिद्धि जी के बढ़ते रिश्ते और उनमें पनप रहे विश्वास को देखा, तो उन्होंने ख्वाहिश को रिद्धि जी पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बता दिया। और उसी दिन ख्वाहिश ने उनसे वादा किया कि वह रिद्धि जी पर आंच तक नहीं आने देगी। उस दिन जब पहली बार वैभव ने ख्वाहिश की आवाज़ सुनी थी, तब उसे एक अलग सा ही सुकून महसूस हुआ था। और वह अक्सर अब रिद्धि जी को फ़ोन करने लगा। और उसे अब पता चल गया था कि ख्वाहिश हमेशा रिद्धि जी के आसपास ही रहती थी, जिसके चलते उसे हमेशा ख्वाहिश की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, जिससे वैभव को एक अलग ही सुकून मिल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और उसके बाद आई बात ख्वाहिश को देखने की। वैभव ने शिव से ख्वाहिश की फ़ोटो का बोल दिया था। और जब वैभव ने ख्वाहिश को पहली बार देखा, तो उसकी आंखों में वह चमक फिर से नजर आने लगी थी जो उसने कहीं खो दी थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से उसके अतीत के घाव उस पर हावी होने लगे और उसने उस वक्त खुद को ख्वाहिश से दूर कर लिया और उसके बारे में ज़्यादा ना सोचा। लेकिन उसकी आदत ख्वाहिश की आवाज़ सुनने की कभी गई ही नहीं। और फिर आया वह दिन जब ख्वाहिश ने उसे फ़ोन किया और मजबूरन वापस इंडिया बुलाया। वैभव जिस झूठ से नफरत थी, ख्वाहिश ने वही काम किया और वैभव को फिर से इंडिया बुलाया। वैभव का इस बात पर गुस्सा तो था, लेकिन जब उसने पहली दफ़ा ख्वाहिश को अपने सामने देखा, तो उसका सारा गुस्सा जैसे गायब ही हो गया और वह धीरे धीरे ख्वाहिश से और जुड़ता चला गया। और फिर उसके सामने ख्वाहिश की वह सच्चाई आई जिसने उसको ख्वाहिश से और ज़्यादा जोड़ दिया। फ्लैशबैक एंड। वैभव के सामने सारी ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी उसे ख्वाहिश के साथ चाहिए थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन खतरा भी बहुत था। अगर उसके दुश्मनों को पता चला कि रिद्धि जी के अलावा उसकी कोई कमज़ोरी बन गई है, तो वह ज़रूर ख्वाहिश पर हमला करेंगे। अब उसे रिद्धि जी और ख्वाहिश के साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बचाना था। लेकिन विश्वासघाती भी तो उसके खुद के परिवार में ही था। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था और वह कुछ सोचते हुए अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। वैभव ने अब तक शिव के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर ली थी, बस अब उसे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना बाकी था। वैभव की प्लानिंग का पहला स्टेप था राजस्थान जाकर ख्वाहिश की फैमिली से मिलना। और क्योंकि अब वैभव के लिए ख्वाहिश की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, वैभव को ख्वाहिश पर मंडरा रहे खतरे का अंदाज़ा था। इसीलिए वे कोई भी खतरे को ख्वाहिश तक पहुंचने से पहले उसकी ढाल बनना चाहता था। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह राजस्थान जाकर ख्वाहिश की फैमिली से बात करेगा। ख्वाहिश और उसके पिता के बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करेगा और फाइनली ख्वाहिश को उसके पिता से मिलवाएगा। साथ ही साथ ख्वाहिश के दादाजी को भी समझाने की कोशिश करेगा कि ख्वाहिश ही उनकी इकलौती वारिस है। वैभव ने मन में ठान लिया था कि अगर ख्वाहिश के दादा प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर बात आर पार की होगी। इसी प्लानिंग के साथ वैभव राजस्थान पहुंचता है ख्वाहिश की फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन वहां जाकर जो सच्चाई वैभव के सामने आती है, उसे सुनकर और देखकर वैभव हक्का बक्का रह जाता है। क्योंकि वैभव जो सोचकर यहाँ आया था और जो कुछ सच्चाई और जानकारी उसने ख्वाहिश के बारे में पता की थी, अब हालात उससे बिल्कुल विपरीत हो चुके थे। ख्वाहिश की सौतेली माँ आखिरी चरण के कैंसर से पीड़ित मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। आखिरकार इस घातक जानलेवा बीमारी ने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें उनकी गलती का एहसास करा ही दिया था। उन्होंने अब तक जो भी गलतियां की, उन्हें उसका बहुत ज़्यादा पछतावा था और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि एक बार उनकी ख्वाहिश से मुलाकात हो जाए, ताकि वह ख्वाहिश से अपने किए की माफ़ी मांगकर सुकून से मौत को गले लगा सकें, पूरा राजपाट अपने हाथों से ख्वाहिश को सौंप सकें। तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ख्वाहिश की सौतेली माँ के साथ साथ अब दादाजी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह भी ख्वाहिश से माफ़ी मांगकर अपनी पोती को गले लगाना चाहते थे। वैभव से ख्वाहिश का पता चलते ही ख्वाहिश के दादा दादी, उसके पिता और सौतेली माँ उससे मिलने के लिए तड़प उठे। लेकिन वैभव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उन सबको ख्वाहिश से ज़रूर मिलाएगा। लेकिन उससे पहले उसे ख्वाहिश को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा, उसे मनाना होगा और विश्वास दिलाना होगा कि आप लोगों से अब उसे कोई खतरा नहीं है।
बल्कि आप उससे माफ़ी मांगकर उसे उसका हक देना चाहते हैं, जिससे वह बचपन से आज तक वंचित रही है। वैभव उनको दिलासा देकर वापस ऋषिकेश लौट आया और सबसे पहले ये बात उसने दादा दादी और रिद्धि माँ को बताई। अब बारी थी प्लानिंग के दूसरे स्टेप को एग्जीक्यूट करने की, जो था ख्वाहिश को सारी सच्चाई बताना और उसे इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए मानसिक तौर से तैयार करना, जो कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि ख्वाहिश बचपन से ही अभावों में पली बड़ी थी और उसके पिता के प्रति जो गलतफहमी उसके दिमाग में बैठी हुई थी उसे दूर करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन दादा दादी रिद्धि जी और वैभव ने ख्वाहिश को समझाने के लिए बड़े ही प्यार और धैर्य से काम लिया और उसे समझाया कि ख्वाहिश की माँ ने उसके पिता के बारे में यह झूठ सिर्फ ख्वाहिश के ऊपर मंडरा रहे खतरों को टालने के लिए बोला था और उसके पिता भी ख्वाहिश की सेफ्टी के लिए ही आज तक उससे दूर रहे। सारी सच्चाई सामने आते ही ख्वाहिश के पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसके लिए हर एक बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। उसकी इतने बड़े राजघराने से ताल्लुक़ होना, उसके माँ पापा का छुपकर शादी करना, शादी के बाद अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना, उसकी माँ का उसके पिता के बारे में झूठ बोलना, उसके दादा और सौतेली माँ का उसको हटाने की प्लानिंग करना। ख्वाहिश की जिंदगी की किताब अब एक एक पन्ना करके खुलने लगी थी, जिसका खुलने वाला हर एक पन्ना ख्वाहिश को हैरानी में डाल रहा था। लेकिन ठकराल फैमिली ने ख्वाहिश को मानसिक और भावनात्मक रूप से संभाल लिया था, जिससे ख्वाहिश भी अपने आप को संभाल पाई और वह अपनी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन साथ में उसने एक शर्त रखी कि जब तक रिद्धि जी पर खतरा टल नहीं जाता वह ठकराल फैमिली में ही रहेगी। ठीक 4 दिन बाद वैभव ने सिंह फैमिली को ऋषिकेश बुलवाया। ख्वाहिश ने जब पहली बार अपनी पूरी फैमिली को अपने सामने देखा, वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता और दादा दादी ने उसे गले से लगा लिया। ख्वाहिश का कितने सालों बाद अपनी फैमिली से मिलना वहाँ मौजूद सभी की आंखें नम कर गया। लेकिन यह आंसू खुशी के थे। सबको खुशी थी कि आखिरकार ख्वाहिश को उसकी फैमिली मिल ही गई। इसी खुशी के मौके पर वैभव के दादा दादी ने ख्वाहिश के दादा दादी और पिता से ख्वाहिश का हाथ वैभव के लिए मांग लिया और पंडित जी को बुलवाकर वैभव के राज्याभिषेक और शादी दोनों का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। ख्वाहिश का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच। पल भर में जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके दामन में सिमट आई थी। अब ख्वाहिश के पास एक ही नहीं बल्कि दो दो परिवार थे। इधर वैभव का दिल अभी कुछ सुकून में नहीं था। हालांकि ख्वाहिश अब हर तरह से खतरे से बाहर थी, लेकिन रिद्धि जी के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा था, जिसे सॉल्व करने के लिए वैभव को अपनी प्लानिंग का स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट करना अभी बाकी था। जैसे कि वैभव जानता था कि दुश्मन उनके परिवार में ही मौजूद है और वह है दिव्या चाची, जिनको सारी प्रॉपर्टी वैभव के नाम हो जाने का डर था। उनको लगता था कि उनकी दोनों बेटियों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए कभी वह वैभव पर हमला करवाती तो कभी रिद्धि जी पर। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनका कोई भी मंसूबा आज तक कामयाब नहीं हो पाया था। वैभव जानता था कि लड़ाई झगड़े और खून खराबे से बात और भी बिगड़ सकती है, इसलिए उसने प्यार और धीरज से काम लेना ही सही समझा। अगले दिन रात को उसने अपनी चाची को दादाजी के कमरे में बुलवाया, जहाँ पर दादा दादी रिद्धि और वैभव पहले से ही मौजूद थे। वैभव ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक बात करते हुए कहा, चाची, बेशक मैं 5 साल इंडिया से बाहर रहा, लेकिन इस घर में होने वाली हर गतिविधि और हर सदस्य पर मेरी हर समय नज़र थी। बल्कि हम सब जानते थे कि जो भी हमले मुझ पर और माँ पर हुए हैं उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन मैं आज तक आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज करके चुप था, क्योंकि चाची भी आखिर माँ समान होती है। वैभव की बात सुनकर चाची सकपका गई। अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन उनके शब्द जैसे हलक में ही अटक कर रह गए। लेकिन वैभव ने अपनी बात कहना जारी रखा, चाची, बचपन से लेकर आज तक श्रुति, प्रीति और मुझ में घर के किसी सदस्य ने कोई भेदभाव नहीं किया। हम तीनों को जो कुछ मिला बराबर का मिला। मैंने श्रुति और प्रीति को हमेशा अपनी सगी बहनों से बढ़कर माना है और उन्होंने भी बदले में मुझे सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया है। आप सोच भी कैसे सकती हो चाची कि जब बात प्रॉपर्टी की आएगी तो श्रुति, प्रीति और मुझ में कोई भेदभाव किया जाएगा।
आपने कभी सोचा है चाची कि आपकी सच्चाई चाचा जी और श्रुति प्रीति के सामने आ गई तो वो लोग जिंदगी भर आपका मुंह नहीं देखेंगे। इतना सुनना था कि दिव्या चाची फूट फूट कर रोने लगी। आज सच में उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर अपने किए की माफ़ी मांगी, खासकर अपनी जेठानी रिद्धि जी से, जिनकी वो सबसे बड़ी गुनहगार थी। दिव्या चाची को अपनी गलती का एहसास हो चला था। ठकराल फैमिली की यही खास बात है कि हर सदस्य से दूसरों को माफ़ करने के लिए बड़ा दिल रखता है। सबने उन्हें माफ़ कर दिया और आखिर में वैभव ने प्रॉपर्टी के कागजात अपनी चाची को सौंपते हुए कहा, मेरे लिए मेरी फैमिली मायने रखती है, मेरी दोनों बहनों का प्यार मायने रखता है। उसके लिए मैं एक क्या ऐसी स्वराज गद्दी कुर्बान कर दूं। इसलिए मैंने ठकरार प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए हैं, जिनमें एक हिस्सा मेरा और 2 हिस्से मेरी दोनों बहनों के हैं। अब चाची वैभव के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़े वैभव के सामने खड़ी थी। वैभव की आंखें भी नम हो चली थी। उसने अपनी चाची के हाथ थामते हुए कहा, चाची आज इस कमरे में जो भी बात हुई वह इस 4 दीवारी में ही रहनी चाहिए। कोई भी बात चाचा या श्रुति या प्रीति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। आज वैभव को बड़े सुकून की नींद आई, क्योंकि अब माँ, ख्वाहिश और खुद उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। अगले सप्ताह ठकराल महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज महल का कोना कोना महक रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी दमक रही थी, क्योंकि आज हमारे राजा साहब वैभव और राजकुमारी ख्वाहिश की शादी जो थी, ऋषिकेश से जोधपुर राजस्थान तक बारात निकालने की तैयारी हो रही थी। क्योंकि रिद्धि जी पर खतना टलने के बाद ख्वाहिश भी वापस जोधपुर अपनी रियासत अपने परिवार के पास लौट आई थी और आज उसे विदा करके ले जाने के लिए वैभव बारात लेकर आ रहा था। ख्वाहिश भी दुल्हन के रूप में सजी अपने पिया का इंतजार कर रही थी। एक बड़े से भव्य समारोह में पूरे विधि विधान और रीति रिवाजों के साथ दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इस तरह हमारे किंग को उसकी क्वीन मिल ही गई।